नमस्कार, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए पशु परिचर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, 6 अक्टूबर 2023 को RSSB ने पशु परिचर की परीक्षा की भर्ती आयोजित की है। उस भर्ती परीक्षा का विज्ञापन संशोधित करते हुए उन्होंने वापस से पुनः डाला है और संशोधित विज्ञप्ति में उन्होंने परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं जो निम्न प्रकार रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्कीम में क्या बदलाव किए हैं और क्या क्या पाठ्यक्रम हमारा रहने वाला है पशु परिचर के लिए। अब लिमिटेड टाइम बचा है, इसके लिए हमें एक अच्छा प्रबंधन भी करना पड़ेगा। तो स्कीम के बारे में हम जानते हैं। इस भर्ती में विज्ञापन में बिंदु संख्या 21 में परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम में निम्न अनुसार पशुपालन विभाग की अनुशंसा पर यह संशोधन किया गया है। पशुपालन की अनुशंसा पर निम्न प्रकार से संशोधन किया है। प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 150 रहेगी और कुल अंक 150 रहेंगे और परीक्षा की अवधि 3 घंटे की रहेगी। अर्थात एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, उसमें 1/4 माइनस मार्किंग है, 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग होगी। और आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है और न्यूनतम प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। सभी स्टूडेंट के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस किस तरह से रहेगा। जैसा कि आपको पहले से विदित है कि प्रश्नों की संख्या 150 रखी है। इसमें सबसे पहला पार्ट, अच्छा ये आपका जो सिलेबस है इसे 6 यूनिट में डिवाइड किया है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो रहेगी वो 6 यूनिट है। 6 यूनिट में अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि भूगोल, गणित दिया हुआ है, इतिहास दिया हुआ है, उसमें इतिहास और कल्चर की बात करेंगे। उसके बाद में पशुपालन दिया हुआ है। इसमें पशुपालन जो दिया है वो वैश्विक पशुपालन और भारतीय पशुपालन के बारे में जानकारी। वैश्विक पशुपालन भी यहाँ पर दिया है और भारत में पशुपालन का क्या इम्पोर्टेंस और किस तरह से पशुपालन भारत में किया जाता है, कौन कौन से पालतू पशुओं को यहाँ तवज्जो दी गई है। उसके बाद में करंट अफेयर को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। करंट अफेयर भी इस एग्जाम में शामिल होगी। तो लगभग 6 यूनिट यहाँ पर है और 6 यूनिट में इसमें सामान्य विज्ञान जो कि कक्षा 6 से 10वीं तक की NCERT पुस्तक में जो भी सामान्य विज्ञान है वो आपका सिलेबस रहेगा। अब ये जो 6 यूनिट है इन्होंने अब बोर्ड किस प्रकार से इन सब्जेक्ट्स को क्वेश्चंस में डिवाइड करता है ये उसी पर निर्भर रहेगा। लगभग ऐसे मान के चले हम कि एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से हम 25 क्वेश्चन का एवरेज लेकर के चलते हैं। ज़्यादातर वो फोकस करेगा भूगोल में भी, वो पशुपालन को ही ज़्यादा तवज्जो देगा। और उसके बाद में पशुपालन खुद सब्जेक्ट है ही, उसमें जैसे पशु परिचर की वैकेंसी है तो पशुपालन को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। जैसे आहार प्रबंधन कैसा है पशु का, स्वास्थ्य प्रबंधन, प्रजनन प्रबंध कैसा है, उसके अलावा उसकी आवास व्यवस्था और आहार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी के बारे में वो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं कि किस प्रकार से सिलेबस रहेगा। सबसे पहले उन्होंने दिया है ज्योग्राफी में स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण इत्यादि। इसमें जो नॉर्मल वैकेंसी जो RSSB की होती है उनमें जो दिया जाता है सिलेबस वही उसी प्रकार का भूगोल है। पर यहाँ पर भूगोल में भी हम प्रेफर कर सकते हैं 9th और 10th की बुक। भूगोल के लिए हम यहाँ पर NCERT की 9th
और 10th की बुक को अगर प्रीफर करते हैं तो जनरली मेरे को लगता है कि 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन वहाँ राइट होने की संभावनाएं बनती है। आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या सिलेबस हमारा रहा है। आगे उन्होंने दिया है इतिहास, कला एवं संस्कृति, मतलब इतिहास दिया हुआ है, हिस्ट्री और कल्चर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कि ऐतिहासिक घटनाएं जो राजा महाराजाओं के टाइम की घटनाएं हैं। उसके बाद में आधुनिक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण के बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, जो कि एक नॉर्मल वैकेंसी में जो आरएसएस की सभी वैकेंसियों में ये सिलेबस फिक्स जो रहता ही है, सामान्य तो वही सिलेबस यहाँ देखने को मिल रहा है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दिया हुआ है। उसके अलावा धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन व उसके नियम, जेनेटिक्स यहाँ पर दी हुई है, आनुवांशिकी और मानव शरीर संरचना और अंगतंत्र के बारे में दिया हुआ है, मानव रोग कारक और निदान के बारे में दिया गया है। तो ये जानकारी आपको एनसीईआरटी की पुस्तक 6 से लेकर के 10 तक की जो पुस्तक रहेगी सामान्य विज्ञान की, वहां से आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। इनमें ज्यादा डीप पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10वीं पर आधारित परीक्षा है, सेकेंडरी पर आधारित परीक्षा है, तो इसमें वो कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं देंगे। बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप एनसीईआरटी को ज्यादा प्रेफर करें, ना कि अन्य किताबों की अपेक्षा। सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है, पशु परिचर की परीक्षा को अगर क्रैक करना है आपको, तो एनसीईआरटी को ही सबसे ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर भी यहाँ दिया हुआ है, खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो रिसेंट जो 1.5 ईयर का आपका जो समसामयिकी रहा है, उस रिसेंट 1.5 ईयर का समसामयिकी आप पढ़ के जाएं, और लेटेस्ट समसामयिकी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे करके रिसेंट जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। पैरा ओलंपिक में राजस्थान का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर हुई है। राजनीतिक घटनाएं देखी जाएगी, प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिसमें आपके खेल खिलाड़ी भी आ जाते हैं, और राष्ट्रीय कार्यक्रम, कौन कौन से राज्य कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने नई सरकार बनने के बाद में, तो उन पर महत्वपूर्ण ध्यान आपका होना जरूरी है। नेक्स्ट हम यूनिट 5 की बात करेंगे। यूनिट 5 में क्या सिलेबस रहा है? यूनिट 5 का सिलेबस है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वही कक्षा 6 से 8वीं तक की मैथमेटिक्स है। कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक आप आराम से मैथमेटिक्स को एक बेसिक तरीके से भी पढ़ोगे तो भी आपका आराम से, समय की कोई कमी नहीं है। गणित के सवाल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया है 150 क्वेश्चन करने के लिए। एक क्वेश्चन में आपको आराम से 2 मिनट का समय मिलेगा, और 2 मिनट आप जीके इनमें आप कवर करके और गणित में आराम से कुछ समय दे सकते हैं। अगला आता है लास्ट और फाइनल टॉपिक पशुपालन का, जिस विभाग के द्वारा ये एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती निकाली गई है, उसकी अनुशंसा पर निकाली गई है। तो उसका क्या सिलेबस है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये सिलेबस और कहां से पढ़ना है, ये जानकारी आपको होना अत्यंत आवश्यक है। तो देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। सबसे पहला है जंतुओं में जनन, उसके बाद में पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण। तो जनन, पाचन की किस किस प्रकार की ब्रीडिंग, आउटक्रॉस, इनक्रॉस, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग इसमें की जाती है, टेस्ट क्रॉस वगैरह, ऐसी चीजें हमें जंतुओं के जनन के बारे में पढ़नी है। और उसके बाद में पाचन श्वसन की क्या क्रियाविधि रहती है। ये एक स्लाइट जूलॉजी का टॉपिक है, इसको हम जूलॉजी से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद में प्रमुख रोग क्या रहते हैं, जैसे कि लगभग 15 से 20 रोग, जिसमें कायिकीय विकार भी सम्मिलित है, उपापचय रोग भी सम्मिलित है, और एक सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग भी सम्मिलित है। तो लगभग 20 से 25 रोग आपको सरफेसली याद करने हैं, जैसे जीवाणुजनित रोग कौन से हैं, विषाणुजनित रोग कौन से हैं, कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न होता है, कौन सा मेटाबॉलिक डिजीज यहाँ पर इंड्यूस होती है, उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद में आवास किस प्रकार के होने चाहिए, टेल टू टेल होने चाहिए, हेड टू हेड होने चाहिए, इनके बारे में आवास व्यवस्थाएं, भारत की राजस्थान की किस प्रकार की आवास व्यवस्थाएं हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और किस प्रकार से जो
एनिमल है उनको कंजर्व कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका संरक्षण कर सकते हैं, इसकी जानकारी। तो इसमें से कुछ पार्ट आपको जूलॉजी में मिल जाएगा और कुछ पार्ट अगर आप इसे डायरेक्ट भी देखना चाहते हैं तो एलएसी की कई प्रकार की बुक्स आती है, तो उनमें एक सरफेस दिया हुआ है, सरफेस सिलेबस आप यहाँ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है पशु उत्पादकों का पोषक मान। पशु उत्पादकों का पोषक मान जैसे कि दूध है, अंडा है, उसके अलावा मांस है, तो उनका पोषक मान, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या क्या है उसके बारे में भी आप यहाँ जानकारी ले सकते हो। पशु उत्पादकों में जैसे दूध, अंडा, मैंने बताया मीट वगैरह है, ऊन है और बाल वगैरह है, और उनका क्या क्या उपयोग रहता है, इकोनॉमी बढ़ाने में उनका क्या महत्व है, उनके बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद में पशु कृषि, कृषि से क्या रिलेशन है पशुओं का, जैसे कि बैल को हम वहाँ काम में लेते हैं और सभी पशुओं के जो वेस्टेज को एग्रीकल्चर में हम काम में लेते हैं एज ए मेन्योर, मतलब खाद के रूप में काम में लेते हैं। कुक्कुट पालन के बारे में, कुक्कुट पालन मतलब जैसे मुर्गी पालन भी इसमें आ जाता है, बतख पालन आ जाता है, और गीज वगैरह पक्षी, जो भी अंडे देने वाले पक्षी है, जो जिनके अंडे उपभोग में लिए जाते हैं, उनके बारे में कुक्कुट पालन में। वैसे तो मुख्य रूप से मुर्गी पालन को ही सबसे ज्यादा कुक्कुट पालन में दिया गया है स्थान। अगला आता है आधुनिक विश्व के चरवाहे, कि कहाँ कहाँ पर ग्रास लैंड है और उन ग्रास लैंड को कंजर्व कैसे किया जा रहा है, और उन ग्रास लैंड का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और ग्रेजिंग वगैरह से क्या क्या चीजें होती है, रोटेशनल ग्रेजिंग वगैरह, कई सारी चीजें जो है आधुनिक विश्व में चरवाहे इसमें हम देखेंगे। इन चरवाहों में आप जो है इनकी जानकारी के लिए एक IGFRI झांसी यूपी में एक इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां से भी कुछ ऐसे पेपर पढ़ सकते हैं जिनसे कि हमें थोड़ा सा इसके बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद में वन्य प्राणी, उनका जीवन और वन्य जीव संसाधन, वन्य जीवों के क्या क्या संसाधन है, कौन कौन से वन्य जीव प्राणी अलग अलग एरिया में, जैसे शुष्क क्षेत्रों में और आर्द्र क्षेत्रों में और नम क्षेत्रों में किस किस प्रकार की वन्य प्राणी पाए जाते हैं, और उनका क्या इम्पोर्टेंस राजस्थान की कृषि में और राजस्थान की इकोनॉमी में है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये था आपका पशु परिचर का न्यू स्कीम और न्यू सिलेबस जो उन्होंने संशोधित करके दिया है। ये आपका सिलेबस था जो कि 6 यूनिट में डिवाइडेड है, और आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जो भी आपका डाउट हो आप एक बार मैसेज करके जरूर बताएं कि किस डाउट को क्लियर आपको करना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।